मैंने पहले उन्हें हथकड़ियों से बांधा और धीरे धीरे उन्हें छूने लगा। वो चीखे चिल्लाए, मगर मैं रुका नहीं। मैंने पहले उन लड़कों का बलात्कार किया, फिर उन्हें टॉर्चर किया, और जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उनका गला तब तक दबाया जब तक वो लड़के मर नहीं गए। उन्हें मारने के बाद मैंने उनकी लाशों को अपने घर के नीचे और घर के आसपास की जमीन में गाड़ दिया और बाहर निकल पड़ा, अपना नया शिकार ढूंढने। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी 1970s के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की है। जॉन वेन गेसी, इस आदमी का जन्म 17 मार्च 1942 शिकागो इलिनॉय में हुआ था। गेसी अपने माँ और बहनों के काफी करीब था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिश्ता अपने पापा से कुछ खास अच्छा नहीं था। मेनली बिकॉज उसके पापा एक शराबी थे जो उसे वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे। 1949 में गेसी को एक फैमिली फ्रेंड ने सेक्सुअली असॉल्ट किया, मगर गेसी अपने पापा से इतना डरता था कि उसने ये बात कभी अपने पापा को नहीं बताई। 18 साल की उम्र में गेसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया और 1963 में वो बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। 1964 में वो स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में डिपार्टमेंट मैनेजर बना और उसी साल मार्च महीने में गेसी ने अपनी कोवर्कर मार्लिन मायर्स से शादी की एंड द कपल मूव्ड टू वाटरलू, लोवा। अगस्त 1967 गेसी ने एक 15-year-old लड़के डोनाल्ड वोरहीस को सेक्सुअली असॉल्ट किया। डोनाल्ड एक लोकल पॉलिटिशियन का बेटा था और बदनामी के डर से उसने ये बात कभी अपने पिता को नहीं बताई। डोनाल्ड की खामोशी के कारण गेसी में और भी कॉन्फिडेंस आ गया एंड ही स्टार्टेड मोलेस्टिंग मोर यंग मेन एंड टीनेज बॉयज। मार्च 1968 डोनाल्ड ने हिम्मत करके अपने पिता को गेसी की सारी करतूतें बताई एंड हिज फादर इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस और गेसी को अरेस्ट कर लिया गया। गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया। 12 सितंबर 1968 में गेसी पर एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन किया गया एंड डॉक्टर्स ने बताया कि गेसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ट्रीटमेंट का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा एंड दे स्टेटेड ही वॉज मेंटली कॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल। 3 दिसंबर 1968 गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई एंड फॉर्चुनेटली उसकी वाइफ मार्लिन मायर्स ने डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल किया। सितंबर 1969 में गेसी एंड मार्लिन का डिवोर्स फाइनलाइज हुआ, जिसके बाद गेसी ने अपने वाइफ एंड बच्चों को वापस कभी नहीं देखा। जून 18, 1970 सजा के 18 मंथ्स बाद गेसी को पैरोल ग्रांट किया गया विद 12 मंथ्स प्रोबेशन। विद इन 24 आवर्स गेसी शिकागो वापस चला गया। अपनी मां के फाइनेंशियल हेल्प से गेसी ने 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू में एक रैंच स्टाइल घर खरीद लिया एंड अनफॉर्चुनेटली यही घर से सारे मर्डर्स की शुरुआत हुए। जुलाई 1972 गेसी ने अपने चाइल्डहुड लवर कैरल से शादी कर ली। 1975 में गेसी ने कैरल को बताया कि वो होमोसेक्सुअल है एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स गेसी रोज रात को घर देर से आने लगा। कैरल ने नोटिस किया कि गेसी टीनेज लड़कों को सुबह सुबह गैरेज में लेकर जाता है एंड इन द गैरेज कैरल फाउंड सम गी फोनोग्राफी। बट दैट्स नॉट द एंड। कैरल को अपने घर में कई लड़कों के वॉलेट्स भी मिले। कैरल ने फाइनली गेसी को कन्फ्रंट किया एंड इन एंगर एंड रेज गेसी सेड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कैरल गॉट फेड अप एंड शी डिवोर्स्ड गेसी, मगर दूसरे डिवोर्स को बाद चीजें और भी बिगड़ गई। गेसी को क्लाउन बनने में बहुत मजा आता था। वो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर फंड रेजिंग इवेंट्स, लोकल पार्टीज, पॉलिटिकल फंक्शंस, चैरिटेबल इवेंट्स में पब्लिकली क्लाउन कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करता था। उसने अपना नाम पोगो द क्लाउन रख दिया। गेसी अपने विक्टिम्स को इन्हीं पार्टीज से अपने घर ले जाता या फिर सुनसान सड़क पर जा रहे लड़कों को जॉब ऑफर का प्रॉमिस कर अपने घर ले जाता था। घर जाकर वो उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता या फिर मैजिक ट्रिक का बहाना देकर उन्हें हथकड़ियों से बांध देता। फाइनली वो उनका बलात्कार करके उन्हें खूब टॉर्चर करता एंड फिर उन्हें मार देता। 1978 में रॉबर्ट पीस्ट की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई, जो कि गेसी का ही विक्टिम था।
पुलिस को जब पता चला कि रॉबर्ट पीस्ट को आखिरी बार गेसी के साथ देखा गया है, तब पुलिस ने गेसी के घर का अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें 29 लड़कों की लाशें घर के नीचे और घर के आसपास की जमीनों में मिली। नॉट ओनली दैट, पुलिस को और 4 लाशें डेस प्लेन्स रिवर में भी मिली। First discovered on a cold December day, when the first of his victims were found in the crawl space beneath his home. They were taken out one by one as the world watched. For 13 years, Gacy refused to talk. इनिशियली गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई किया, बट फाइनली ही कन्फेस्ड टू ईच एंड एवरी क्राइम ही कमिटेड। After barely 2 hours deliberation, its verdict was murder by Gacy, 33 times, 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic, dug up a few days before Christmas and carried into the December cold, one after another. गेसी कन्फेस्ड एवरीथिंग, बट आफ्टर 14 years उसने एक इंटरव्यू में सब कुछ वापस डिनाई किया। बट फॉर्चुनेटली जजेस डिडंट बिलीव एनीथिंग ही सेड। लुक एट द इंटरव्यू अबाउट हाउ ही डिनाइड एवरी क्राइम ही कमिटेड। People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Those are the words of John Wayne Gacy, pleading innocence from death row at Menard State Penitentiary 13 years after being convicted of his crimes. The most notorious serial killer of our time. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to You're children. accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. And when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. On 10th May 1994, गेसी को एग्जीक्यूट किया गया। By giving lethal injection, गेसी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, and he laughed like a maniac. Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once. Casey outsmarted him again. Before execution, गेसी के लास्ट वर्ड्स थे, किस माई टैस। यही थी जॉन वेन गेसी की कहानी, एक सीरियल किलर जिसने 33 मासूम लोगों को अपनी हवस के चलते मौत के घाट उतारा। आई जेन्युइनली होप कि आपको ये सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड लाइक द स्टोरी, देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड। अपने आर्मी से डिस्चार्ज के बाद मुझे एक ईविल एंटिटी ने पजेस किया और मुझे एक डीमन की बात सुनने के लिए मजबूर किया। वो डीमन और कोई नहीं बल्कि मेरे नेबर का एक ब्लैक डॉग है। वो डॉग डीमन मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर मुझसे घिनौने काम करवाता है। वो डॉग डीमन मुझे जवान लड़कियों की कुर्बानी देने के लिए कहता है और इसीलिए मैंने 6 लड़कियों का कत्ल किया जो अकेले अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रंगरलियां मनाती थीं। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर ये सब करने के लिए मुझे उस डीमन डॉग ने मजबूर किया। ये है मेरी कहानी जो एक सोल्जर से एक खतरनाक सीरियल किलर बना। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट ट्रस्ट मी, आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सैटानिक कल्ट को फॉलो करने वाला एक खतरनाक सीरियल किलर है। आज की कहानी डेविड बर्कोविट्स की है, जिसे लोग द सन ऑफ सैम या फिर द .44 कैलिबर किलर के नाम से भी जानते हैं। डेविड बर्कोविट्स, इस आदमी का जन्म 1 जून 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। डेविड के जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी बर्थ मदर एलिजाबेथ ब्रोडर उसे अनाथाश्रम छोड़ गईं। इन्फेंट डेविड को ब्रॉन्क्स में रहने वाले एक कपल पर्ल और नेथन बर्कोविट्स ने अडॉप्ट किया। ही वॉज देयर ओनली चाइल्ड। बचपन में डेविड को बुली किया जाता था फॉर बीइंग जूइश, बिकॉज ऑफ विच ही हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड। डेविड एक अबव एवरेज इंटेलिजेंट लड़का था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनफैक्ट ही वॉज इन्फैचुएटेड विद पेटी लार्सनी एंड स्टार्टिंग फायर्स। उसके नेबर्स और रिलेटिव्स के
अकॉर्डिंग डेविड काफ़ी डिफ़िकल्ट और स्पॉइल्ड बच्चा था। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे कई सारे साइकोथेरेपिस्ट के पास ले गए, मगर उसका बिहेवियर कभी किसी स्कूल रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया गया। डेविड जब 14 साल का था तब उसकी अडॉप्टिव मदर की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई। अपनी अडॉप्टिव मदर की डेथ के बाद डेविड का अपने घर में रहने मुश्किल हो गया था, सिंपली बिकॉज उसके अडॉप्टिव फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और डेविड अपनी दूसरी अडॉप्टिव मदर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 17 साल की उम्र में वो क्रिस्टोफर कोलंबस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, जिसके बाद 1971 में उसने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ज्वाइन की। इन 1974 डेविड को आर्मी से ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला और वो अपनी बर्थ मदर को ढूंढने निकल पड़ा। अपनी बर्थ मदर के मिलने के बाद वो कई बार उनसे मिलने गया और इसी दौरान उसकी बर्थ मदर ने उसे उसकी जन्म की सारी सच्चाई बताई। उसकी मां ने बताया कि उसके पिता का नाम था जोसेफ क्लाइनमैन है, वो भी जूविश है, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज मैरिड मैन व्हेन डेविड वॉज कंसीव्ड एंड ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वेल, ये सब सुनकर डेविड काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, जिस कारण उसने अपनी बर्थ मदर से मिलना जुलना और बात करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। 29 जुलाई 1976 रात के तकरीबन 1 बजे डॉना लॉरिया और उसकी दोस्त जोडी वैलेंटी कार में बैठकर बात कर रहे थे। डेविड वहीं थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। जब लॉरिया ने कार का दरवाज़ा खोला और कार से बाहर आने लगी, तब अचानक डेविड उसके सामने आके खड़ा हो गया। बिकॉज ऑफ विच लॉरिया गॉट स्केयर्ड। उसने डेविड से कहा, नाउ व्हाट इज दिस? ये सुनकर डेविड ने पेपर बैग से अपनी गन निकाली और लॉरिया को शूट किया, बिकॉज ऑफ विच शी डाइड इंस्टेंटली। डेविड ने वैलेंटी को भी शूट किया, बट लकीली वो बुलेट वैलेंटी की थाइस को लगी। डेविड ने तीसरी गोली चलाई, बट फॉर्चुनेटली वो किसी को भी नहीं लगी और फिर डेविड वहां से भाग गया। वैलेंटी के इंजरीज इतने सीरियस नहीं थे एंड शी सर्वाइव्ड द अटैक। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने अटैकर को बिल्कुल नहीं जानती। उसने पुलिस को अपने अटैकर का डिस्क्रिप्शन दिया। शी सेड उस आदमी का कॉम्प्लेक्शन फेयर था, उसका कद 5 फुट 8 इंच होगा और उसका वजन तकरीबन 90 किलो के आसपास होगा। उसके बाल छोटे, काले और घुंघराले थे। वेल, यही सेम डिस्क्रिप्शन लॉरिया के पिता और नेबर्स ने भी दिया। दे सेड कि एक आदमी अपनी येलो कॉम्पैक्ट कार में इस एरिया का चक्कर लगा रहा था। कुछ लोगों ने तो उसकी कार को पार्क के पास खड़ा देखा था। 23 अक्टूबर 1976 एक रेजिडेंशियल एरिया में सिमिलर शूटिंग इंसिडेंट हुआ इन फ्लशिंग क्वींस। कार दिनारो और रोजमेरी कीनन, ये दोनों बोन पार्क के पास उनकी कार में बैठे थे। तभी अचानक उनकी कार की खिड़की टूटकर गिर गई, बिकॉज ऑफ विच दे बोथ गॉट स्केयर्ड। कीनन ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वहां से भाग गए। अपेरेंटली डेविड उन पर अपनी .44 कैलिबर गन से शूट कर रहा था, जिस कारण उनकी कार का विंडो टूट गया। फॉर्चुनेटली दे बोथ सर्वाइव्ड हिज अटैक। कीनन को छोटी मोटी चोट लगी थी, मगर डिनारो के सिर पर गोली छूकर निकली थी और इसीलिए उसे अपने सिर पर मेटल प्लेट बिठानी पड़ी टू रिप्लेस अ पोर्शन ऑफ हिज स्कल। मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर पुलिस, क्योंकि इन दोनों ने भी अपने अटैकर को नहीं देखा था, पुलिस को कीनन की कार में लगी एक बुलेट मिली विच वॉज ऑफ .44 कैलिबर, मगर वो इतने डिफॉर्म्ड स्टेट में थी कि उसे किसी भी पर्टिकुलर वेपन के साथ लिंक नहीं किया जा सकता था। वेल, पुलिस बिलाइव्ड कि ये जो अटैकर था उसे शायद लगा कि डिनारो एक लड़की है, बिकॉज डिनारो के लंबे बाल थे। अब क्योंकि कीनन एक पुलिस डिटेक्टिव की बेटी थी, इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इंटेंस थी। वेल, पुलिस को डिनारो कीनन शूटिंग केस काफ़ी सिमिलर लगा टू लॉरिया वैलेंटी केस से, बट दे डिडंट इनिशियली एसोसिएटेड द केस टुगेदर, क्योंकि ये इंसिडेंट अलग अलग जगह हुए थे और 2 अलग पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम इन केस पर काम कर रही थी। 27 नवंबर 1976 हाई स्कूल स्टूडेंट डॉना डेमासी और जोएन लोमिनो, ये दोनों रात को लोमिनो के घर के बाहर खड़े रहकर बात कर रहे थे। तभी अचानक डेविड अपनी मिलिट्री कपड़ों में उनसे डायरेक्शंस पूछने के बहाने उनके पास आया और पास आते ही स्टार्टेड शूटिंग ऑन देम। उन दोनों लड़कियों को एक एक गोली लगी और वो दोनों जमीन पर गिर गए। डेविड ने और 2-3 बार गोली चलाई और फिर वो वहां से भाग गया। वेल, गोली की आवाज सुनकर उनके नेबर्स बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक ब्लॉन्ड आदमी भाग रहा है जिसके हाथ में गन है। फॉर्चुनेटली दे बोथ सर्वाइव्ड हिज अटैक। 30 जनवरी 1977 रात के तकरीबन 12:30 बजे क्रिस्टीन फ्रॉन्ड और उसका फियांसे जॉन डीएल, ये दोनों कार में बैठे थे नियर फॉरेस्ट हिल्स। डेविड ने उनकी कार पर 3 बार शूट किया। पैनिक में डीएल ने कार स्टार्ट की और वो वहां से भाग गए। डीएल को छोटी मोटी चोट लगी थी, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉन्ड को 2 बार गोली लगी थी और कुछ देर बाद अस्पताल में उसकी मौत हुई। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ने भी अपने अटैकर को नहीं देखा था।
इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने ये एक्नॉलेज किया कि ये सारे शूटिंग इंसिडेंट सिमिलर है, बिकॉज दे ऑल हैव बीन शॉट विद .44 कैलिबर गन। ये सारे अटैक सिर्फ जवान लड़कियों पर हुए हैं। यंग गर्ल्स आर देयर टारगेट्स। पुलिस ने एक कंपोजिट स्केचेस रिलीज किए ऑफ अ ब्लैक हेयर्ड लॉरिया वैलेंटी सस्पेक्ट एंड अ ब्लॉन्ड लोमिनो दिमासी सस्पेक्ट। पुलिस नोटेड दैट दे वर लुकिंग फॉर 2 सस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ 1। 8 मार्च 1977, वर्जीनिया वॉस्करिचियन, ये 20 साल की कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शाम के 7:30 बजे अपने घर जा रही थी। तभी अचानक डेविड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शी सॉ दैट द मैन वॉज होल्डिंग अ गन, और अपने आप को बचाने के लिए जो किताबें उसने अपनी हाथों में पकड़ रखी थीं, उसे उसने उठाकर अपने चेहरे को कवर किया टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बुलेट्स किताबों को चीरते हुए उसके दिमाग में घुस गई, विच अल्टीमेटली किल्ड हर। 17 अप्रैल 1977, रात के 3 बजे अलेक्जेंडर ईसॉ और वैलेंटीना सुरियानी, ये दोनों हचिसन रिवर के पास अपनी कार पार्क करके उसमें बैठे थे। इट वॉज अ रेजिडेंशियल एरिया, और तभी वहां के एक रेजिडेंट ने गन शॉट की आवाज सुनी एंड ही कॉल्ड द पुलिस। पुलिस जब क्राइम सीन पहुंची तब उन्होंने देखा कि सुरियानी जो ड्राइवर सीट पर थी उसे एक गोली लगी थी और ईसॉ को सिर में 2 गोली लगी थी। अनफॉर्चुनेटली दे बोथ डिडंट सर्वाइव हिज अटैक एंड मेट एन अनटाइमली डेथ। पुलिस डिस्कवर्ड कि इन दोनों को भी .44 कैलिबर गन से शूट किया गया है। पुलिस को ईएसओ और सुरियानी के बॉडी के पास एक हैंड रिटन लेटर मिला जो मोस्टली ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ था। बेरकोविट्स ने लेटर में खुद को सन ऑफ सैम करके आइडेंटिफाई किया, क्योंकि प्रेस वाले उसे द .44 कैलिबर किलर के नाम से बुलाते थे, विच ही डिडंट लाइक। डेविड ने उस लेटर में कहा कि वो ऐसे काम और भी करता रहेगा। डेविड इस लेटर में पुलिस को टॉन्ट मार रहा था कि इतने एफर्ट्स और हार्डवर्क के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो पूरा लेटर स्पेलिंग मिस्टेक्स से भरा हुआ था। पुलिस को वो लेटर काफी अजीब लगा, मानो किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी ने लिखा हो। पुलिस से कई सारे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया अबाउट दिस लेटर, एंड ऑन 26 मई 1977 पुलिस ने किलर का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल रिलीज किया, इन विच दे स्टेटेड दैट द किलर इज अ न्यूरोटिक पर्सन जिसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है और उसे लगता है कि वो विक्टिम है ऑफ डिमोनिक पोजेशन। 30 मई 1977 डेली न्यूज कॉलमनिस्ट जिमी ब्रेजलिन को एक हैंड रिटन लेटर मिला हु क्लेम टू बी द .44 कैलिबर किलर। ब्रेजलिन ने इस लेटर के बारे में पुलिस को नोटिफाई किया। पुलिस बिलीव्ड कि ये लेटर फेक है, वेल सिंपली बिकॉज जो लेटर ब्रेजलिन को मिला था वो काफी सोफिस्टिकेटेड था एज कंपेयर्ड टू द क्रूडली रिटन फर्स्ट लेटर। पुलिस वर श्योर ये दूसरा लेटर किसी आर्ट स्टूडियो में बनाया है, वो नोज कैलीग्राफी। द डेली न्यूज ने ये लेटर पब्लिश किए जिसमें जिमी ब्रेजलिन ने किलर को सरेंडर करने को कहा। वेल, लेटर पब्लिश होने के बाद पुलिस को कई सारे टिप्स मिला, बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल वर यूजलेस। शहर की लड़कियां इतना डरी हुई थी कि सबने अपने लंबे बाल कटवा लिए और बालों को लेंथ में काफी छोटा कर लिए, जिससे वो सीरियल किलर उन्हें टारगेट ना बना सके, बिकॉज ही वॉज किलिंग गर्ल्स हु हैड पर्टिकुलरली लॉन्ग हेयर। 26 जून 1977 साल्वाटोरे लूपो और जूडी प्लासिडो, ये दोनों रात के 3 बजे लूपो की कार में बैठकर बात कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उनकी कार पर फायरिंग हुई। लूपो के लेफ्ट आर्म पर गोली लगी और प्लासिडो के शोल्डर, बैक ऑफ द नेक पर गोली लगी, बट फॉर्चुनेटली दे बोथ सर्वाइव द अटैक। मगर इन दोनों ने भी अटैकर को नहीं देखा। बट फॉर्चुनेटली इस केस में 2 आई विटनेस सामने आए जिन्होंने पुलिस को बताया अबाउट अ टॉल डार्क हेयर्ड मैन इन अ लीजर सूट जो उस एरिया से भाग रहा था। दूसरे विटनेस ने कहा कि वही आदमी को उसने कार में बैठकर भागते हुए देखा। दे इवन गेव पुलिस अ पार्शियल लाइसेंस प्लेट नंबर ऑफ दैट कार। 31 जुलाई 1977 स्टेसी मॉस्कोविट्स और रॉबर्ट वियोलांटे, ये दोनों बाथ बीच पर सिटी पार्क में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी कार में बैठे थे। वेल, ये उनकी फर्स्ट डेट थी और वो दोनों कार में एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी अचानक पैसेंजर सीट से कुछ दूरी पे डेविड खड़ा हुआ और उसने उन पर गोली चलाना शुरू किया। 4 बार गोली चलाने के बाद डेविड वहां से भाग गया। वियोलांटे लॉस्ट हिज लेफ्ट आई, बट अनफॉर्चुनेटली मॉस्कोविट्स डाइड फ्रॉम हर इंजरीज। कसीलिया डेविस, ये लड़की वहां थी जब मॉस्कोविट्स वियोलांटे पर शूटिंग हुई। डेविस अपने डॉग को वॉक पर ले गई थी। जब उसने देखा कि पेट्रोल ऑफिसर एक कार की टिकटिंग कर रहे हैं फॉर पार्किंग नियर अ फायर हाइड्रेंट, वेल कुछ वक्त बाद उसने उसी कार में बैठे आदमी को अपने सामने चलते हुए देखा। उसे ऐसा लगा मानो वो आदमी उसे बार बार ध्यान से देख रहा है। डेविस तब डर गई जब उसने देखा कि उस आदमी के हाथ एक डार्क ऑब्जेक्ट है।
which looked like some kind of a weapon. Well, ये देख डेविस सीधा अपनी घर की ओर भागी और भागते वक्त उसने अपने पीछे गन शॉट्स सुने। डेविस इतनी डरी हुई थी कि 4 दिनों तक उसने इस इंसिडेंट के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, बट फाइनली उसने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस ने उन सारी कार्स को एक एक कर चेक किया जिसे उस रात पेट्रोल पुलिस ने टिकट किया था, और उसमें डेविड की येलो 1970 फोर्ड गैलेक्सी भी शामिल थी। ये इंसिडेंट न्यूयॉर्क में हुआ था और डेविड यॉन्कर्स में रहता था, इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस ने यॉन्कर्स पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल लगाया सो दैट दे कैन फिक्स अ मीटिंग विद डेविड। जब न्यूयॉर्क पुलिस ने यॉन्कर्स पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल लगाया तब यॉन्कर्स पुलिस डिस्पैचर वीट कार ने फोन उठाया। जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस ने डेविड बेरकोविट्स का नाम लिया, वीट सेड शी नोज हिम। उसने कहा कि डेविड उसके घर के पीछे ही रहता है और उसने उसके ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर को शूट भी किया था। वेल, वो डॉग उसके पिता सैम का है। अब सैम नाम सुनते ही न्यूयॉर्क पुलिस वर श्योर कि ये डेविड बेरकोविट्स ही है जिन्हें वो इतने वक्त से ढूंढ रहे हैं। ऑन 10 अगस्त 1977 पुलिस ने डेविड की कार को इन्वेस्टिगेट किया जो उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग एट 35 पाइन स्ट्रीट यॉन्कर्स के बाहर खड़ी थी। पुलिस को कार की बैक सीट पर एक गन दिखाई दी। उन्हें एक डफल बैग मिला जिसमें एम्यूनिशन और क्राइम सीन्स के मैप थे। पुलिस को कार में एक थ्रेटनिंग लेटर मिला विच वॉज एड्रेस्ड टू इंस्पेक्टर टिमोथी। रात को 10 बजे डेविड अपने अपार्टमेंट से बाहर आया और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तभी 2 डिटेक्टिव्स उसके ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के पास गन ताने खड़े हो गए। अपने अरेस्ट के टाइम डेविड के फर्स्ट वर्ड्स थे, वेल यू गॉट मी, हाउ कम इट टुक यू सच अ लॉन्ग टाइम। पुलिस ने डेविड का पूरा घर छान मारा मगर उसका घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, मानो जैसे वहां कोई भूकंप आया हो। उसकी घर की वॉल्स पर सैटानिक ग्राफिटी बनी हुई थी। पुलिस को उसके घर में कई सारी डायरीज मिली जिनमें उसने अपने द्वारा न्यूयॉर्क में किए हुए हंड्रेड्स ऑफ फायर्स के बारे में लिखा था। डेविड ने कन्फेस किया कि वो फैंटम ऑफ द ब्रॉन्क्स है। वेल, ये उस आदमी का नाम है जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर मोर देन 2000 आर्सन। डेविड के अरेस्ट के बाद मेयर बीम उससे मिलने आए और डेविड से मिलने के बाद मेयर ने मीडिया में अनाउंस किया, The people of the city of New York can rest easy because of the fact that the police have captured a man who they believe to be the son of Sam. 11th August 1977, पुलिस ऑफिसर्स ने डेविड को इंटेरोगेट किया एंड विद इन 30 मिनट्स डेविड ने अपने सारे क्राइम्स का कन्फेशन किया एंड एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन प्लीडिंग गिल्टी। डेविड ने पुलिस को बताया कि उसने अपने नेबर के डॉग के कहने पर ये सारे मर्डर्स कमिट किए। उसने पुलिस से कहा कि वो डॉग उसे कमांड करता था दैट ही नीड्स द ब्लड ऑफ प्रीटी यंग गर्ल्स। डेविड सेड कि वो डॉग एक एंशिएंट डीमन से पोजेस्ड है एंड ही कमांड्स हिम टू किल। डेविड की मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन की गई एंड दे डिटर्मिन्ड कि वो कॉम्पिटेंट है टू स्टैंड ट्रायल। अपने सेंटेंसिंग के दिन डेविड कोर्टरूम में जोर से चिल्लाया और 7th फ्लोर के कोर्टरूम की खिड़की से खुदने की कोशिश करने लगा, ऑल वाइल शाउटिंग, स्टेसी वॉज अ होर, आई विल किल हर अगेन, आई विल किल देम ऑल अगेन। इस इंसिडेंट के बाद कोर्ट ने वापस एक साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन का ऑर्डर दिया, बट नॉनदलेस ही वॉज अगेन डिटर्मिन्ड एंड फाउंड कॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल। 12 जून 1978 डेविड को हर एक मर्डर के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई, which was to be served consecutively. Court ordered that David would be eligible for parole after 25 years. Well, अपने sentencing के बाद he was transferred to many facilities like Clinton Correctional Facility, Central New York Psychiatric Center, Attica Correctional Facility, Sullivan Correctional Facility, और वो अभी currently शवानगंग Correctional Facility में है in Ulster County. 1979 में डेविड पर एक जानलेवा हमला हुआ। किसी ने उसका गला काटा and he had 50 stitches to close his wounds. डेविड ने अपने assailant की आइडेंटिटी कभी रिलीज नहीं की and he said, I am grateful for the attack. It's the punishment I deserve. प्रिजन में डेविड के एक फेलो इनमेट ने उसे बाइबल पढ़ने दी, जिसे पढ़ने के बाद वो एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन बन गया। डेविड ने कहा कि वो अब सन ऑफ सैम नहीं बल्कि सन ऑफ होप है। 1999 में उसने एक इंटरव्यू दिया टॉकिंग अबाउट कि कैसे एक ईविल एंटिटी या एक ईविल फोर्स के कारण उसने ये सब किया एंड हाउ ही इज सॉरी अबाउट द मर्डर्स ही कमिटेड। आई हैव एडेड सम ऑफ द इंटरव्यू क्लिप्स, प्लीज हैव अ लुक। There was a time when I had given up hope. I feel so far under satanic power and satanic control that I didn't care. I was more like a robot than a person. There was a time in my life when I feel that I was just utterly under a powerful influence that was destructive, and I didn't care if it was a point where I didn't care if I lived or died.
how did these people get such control over you? It was a process. It took time. It was like little by little. I mean, I'm telling you, I didn't know it was going to come this way. I mean, when I got out of the service, I just wanted to make a life for myself. I got an apartment. I had saved up, and when I was in the service, enough money to buy a used car, to rent an apartment. I got a job as a security guard. I enrolled in Bronx Community College. I wanted to have a future, you know, and I don't know. Everything got turned upside down. I had good goals, and I just fell into under some kind of powerful influence. I mean, 25 साल बाद डेविड पैरोल के लिए एलिजिबल हुआ, मगर ही रिफ्यूज्ड हिज रिलीज। उसने कहा वो प्रिजन में रहना डिजर्व करता है एंड ही हैज एक्सेप्टेड हिज पनिशमेंट। पैरोल की एलिजिबिलिटी के हर 2 साल बाद उसे पैरोल हियरिंग के लिए जाना होता था, बट ही रिफ्यूज्ड इट ईच टाइम। इन 2016 कमिश्नर ने खुद उसका पैरोल डिनाई किया। इन मई 2024 उसका पैरोल वापस डिनाई हुआ फॉर द 12th टाइम। डेविड सेड ही डजंट हैव एनी होप कि उसे कभी पैरोल ग्रांट होगा, नाइदर ही विशेस टू बी रिलीज्ड। उसने कहा कि वो हियरिंग के लिए सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो ओपनली अपोलोजाइज कर सके अपने क्राइम्स के लिए। वेल, यही थी डेविड बर्कोविट्स की क्राइम स्टोरी। आपको क्या लगता है? इज ही रियली सॉरी फॉर द थिंग्स ही डिड, और इज ही डूइंग ऑल दिस जस्ट टू गेन सिंपैथी? वेल, व्हाटएवर द रीजन इज, वी कैन से दैट द जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेविड बर्कोविट्स की सीरियल किलर क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।